स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। कल हमने किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टेक द अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन एज फुल फ्लेज। हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ी सी चीज़ें समझेंगे ताकि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करें तो उस टाइम हमें इस क्वेश्चन को करने में बहुत ईजी लगे, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के फुल फ्लेज क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशंस, राइट, काउंटिंग इक्वेशन। चलिए अब हम स्टार्टिंग से लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया था, हमने एक फॉर्मूला लेके चल रहे थे, दैट इज एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट। ये हम फॉर्मूला लेके चल रहे थे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसमें भी हम यही फॉर्मूला लेके चलेंगे और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ी सी बातें नोट करते हैं क्या होता है। हमेशा ध्यान रखो जब हम कोई भी इक्वेशन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन जो उसका फाइनल रिजल्ट होगा वो हमेशा एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही होगा। अगर मान लो सपोज कुछ मैं एसेट्स में इंक्रीज करती हूँ तो कुछ ना कुछ लायबिलिटी या कैपिटल में से कुछ ज़रूर इंक्रीज होगा ताकि ये दोनों क्या हो जाए, हर लेवल पे इक्वल रहे, राइट। चलिए अब हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके कोई ना कोई इफ़ेक्ट होते हैं, और कम से कम जो उसके इफ़ेक्ट होते हैं वो दो इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। आपने ड्यूअल इफ़ेक्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। ड्यूअल इफ़ेक्ट प्रिंसिपल में ये था कि एक चीज़ डेबिट होती है और एक चीज़ क्रेडिट होती है। तो अभी आपने डेबिट क्रेडिट नहीं समझा है तो आप सिर्फ ये समझिए कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो कम से कम उसके दो इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। अब हम इसको क्रैम नहीं करेंगे, आप अपने ऊपर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके चलेंगे कि कैसे इफ़ेक्ट होता है। सपोज़ मैं एक फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है। Suppose Ram is a businessman. He commenced business with cash as capital. ठीक है। अब देखो राम है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लगाया, और कैश तो नेचुरली वो उसकी कैपिटल ही होगी। जो सबसे पहले पैसे लगाया जाता है बिजनेस में वो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब इसके मेरे दो इफ़ेक्ट क्या होंगे, ठीक है। मैं इन दोनों चीज़ों को देखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को देखूंगी, ठीक है। तो मेरे दो इफ़ेक्ट क्या होंगे, मेरे दो इफ़ेक्ट ये होंगे कि एसेट्स में क्या होगा, कैश होता है। तो मेरे दो इफ़ेक्ट क्या होंगे, एक तो मेरा कैश बढ़ेगा, बिजनेस का कैश बढ़ेगा, और दूसरा क्या बढ़ेगा, अगर मैं इस साइड देखूं तो क्या बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसके दो इफ़ेक्ट होंगे, पहली बात तो कैश इंक्रीज होगा और दूसरा जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, कैपिटल भी इंक्रीज होगी, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग में आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ समझ नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपका न्यू है अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट, तो आप इसको धीरे धीरे देखना, आपको सब समझ आ जाएगा। बट अभी आप पेशेंस रखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला, आई होप कि मुझे ये पता है, मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपको सब पता है कि एसेट्स क्या क्या होती हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है, जिनको अभी स्टार्टिंग ही है, उनको नहीं पता कि एसेट्स कौन कौन सी होती है, तो उनके लिए मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक बिजनेसमैन ओन करता है, जो कि एक बिजनेसमैन की होती हैं, वो सारी क्या है, एसेट्स होती हैं जो कि उसको बिजनेस को चलाने में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, कैश हो सकता है एसेट, देन कैश एट बैंक, वो भी उसकी एक एसेट है। बैंक में उसका पैसा पड़ा है तो वो भी तो उसका अपना ही है, उसकी एसेट है, उसकी संपत्ति है। देन उसके बाद क्या, बिल्डिंग होगी तो वो भी उसकी एक एसेट है, राइट। मशीनरी है तो वो भी उसकी एक एसेट है। ऐसे हम प्लांट कहते हैं तो वो भी उसकी एक एसेट होती है। इसके अलावा डेटर्स, अब प्रॉब्लम यहीं पे रहती है स्टूडेंट्स को कि मैम डेटर्स क्या है। डेटर्स और क्रेडिटर्स में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। तो डेटर्स आर द पर्सन, डेटर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। अब क्या करते हैं, एक बिजनेसमैन है, वो अपनी चीज़ों को सेल करता है। जब बिजनेसमैन सेल करता है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें वो सेल करे उसको उसका कैश मिले, उसका जो पेमेंट है कैश में मिल जाए। तो कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो उसको क्रेडिट पे ख़रीदते हैं, उधार पर ख़रीदते हैं उसकी चीज़ों को। तो ऐसे में जो लोग उसकी चीज़ों को उधार खरीदते हैं तो वो लोग उसके क्या बन जाते हैं, डेटर्स। डेटर्स मीन्स इन लोगों ने उसके पैसे देने हैं, क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं कई लोगों से, वो उसके क्या है, डेटर्स हैं। तो डेटर्स हमारे क्या हैं, एसेट्स होते हैं। डेटर्स आर द पर्सन, डेटर वो पर्सन होते हैं जिससे बिजनेसमैन ने कुछ पैसे अभी लेने हैं। उसने अपनी जो गुड्स की जो सेल की थी वो उनको क्रेडिट पे या
उधार पे सेल की थी, इसी वजह से उनसे कुछ ना कुछ पैसे उनके बनते हैं जो कि उसको भी लेने हैं। तो डेटर्स क्या हो गए, उसकी एक एसेट हो गए जो पैसे कभी ना कभी उसको मिलने वाले हैं, राइट। ऐसे ही बिल रिसीवेबल होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बिल रिसीवेबल के बारे में पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने बिल रिसीवेबल बताया था कि क्या होता है। ये भी डेटर्स का ही एक पार्ट होते हैं। इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। वो पर्सन जिन्होंने मुझे पैसे देने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार उनको एक नोट लिख के दे देती हूँ कि येस आफ्टर 3 months यू हैव टू पे मी दैट रुपीज़, आपको इतने रुपीज़ मुझे पेमेंट करने हैं। और उस बिल पे मैं क्या करती हूँ, अपने जिसने मुझे डेटर्स हैं उसके साइन करा लेती हूँ और मैं उससे वापस ले लेती हूँ। 3 मंथ के महीने के बाद जाके मैं उससे बोलती हूँ कि यस मुझे पैसे दे दो। तो एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट जो मैंने उसे साइन करवाया था, जिसपे मैंने लिखवाया था उससे कि आपको 3 महीने के बाद मुझे पैसे वापस करने हैं, तो वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट बिल रिसीवेबल होता है। और वो उस पर्सन के लिए जिसने उसको पे करना है उसके लिए बिल्स पेबल बन जाता है। तो ये चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में की थी, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए। तो ये हमारे कुछ एसेट्स होती हैं, राइट। अगर मैं लायबिलिटीज़ की बात करूँ तो हमारी लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, वो सारा अमाउंट जो हमें ड्यू है, हमें किसी का पैसा देना है, वो हमारी लायबिलिटी है। हिंदी में हम इसको दायित्व बोलते हैं। वो चीज़ें जो हमें किसी को पेमेंट करनी है बट अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है, ड्यू है बट पेमेंट नहीं किया है, वो हमारी लायबिलिटीज़ है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो पर्सन है जिनसे हम सामान मंगवाते हैं, लेकिन हमने वो जो सामान उनसे मंगवाया है वो क्रेडिट पे मंगवाया है, तो नेचुरली वो हमने उन्हें कुछ पैसे देने हैं, वो हमारे क्या हैं, क्रेडिटर्स हैं। तो डेटर्स का जो रिवर्स में मैं कह सकती हूँ कि उसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, क्रेडिटर्स होता है, वो हमारी लायबिलिटीज़ होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बिल रिसीवेबल समझाया था, उसी का ही जगह मैं उल्टा लेके चलूँ तो वो बिल्स पेबल होता है कि ऐसे लोग जिनको हमें पैसे देने हैं, उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट साइन करा रखे हैं कि कुछ टाइम के बाद आप हमें पैसे वापस कर देना। इसके अलावा जो लोन होता है, लोन फ्रॉम बैंक हो जाए, लोन फ्रॉम फ्रेंड हो जाए, किसी भी पर्सन से हमने लोन ले रखा है, किसी भी इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है, ये भी हमारी लायबिलिटी है जो कि एक दिन हमें वापसी करना ही है। तो ये भी क्या होती है, हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो ये कुछ सिलेक्टेड मैंने आइटम्स बता दी कि कुछ हमारी एसेट्स और ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब कैपिटल तो आप सबको पता है, वही पैसा जो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और इंक्लूड करूँगी जो बार बार आएगी, दैट इज़ स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, वो सारा का सारा सामान जो कि हमारे पास अभी हमारी शॉप पे या हमारे पास अभी पड़ा है, वो सारा स्टॉक वही हमारी क्या होती है, एसेट होती है, राइट। चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक हो, चाहे वो फिनिश गुड का स्टॉक हो, तो स्टॉक भी क्या है, हमारी एसेट में आता है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं। यस, मैंने आपको फर्स्ट बोला राम कमेंस्ड बिजनेस विद कैश एज कैपिटल। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, कैश से स्टार्ट किया। अब बिजनेस में क्या दो चीज़ें इफेक्ट पड़ी। पहला इफेक्ट पड़ा कि आप बिजनेस के पास कैश आया और वो इधर तो कैश आ गया, पर मैंने आपको कहा कि इक्वल होगा लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, तो कैपिटल इधर से हमारे पे के पास क्या आ गया, कैपिटल आ गया। तो इधर से कैश इंक्रीज हुआ और इधर से हमारी कैपिटल इंक्रीज हुई। तो हम सेकंड करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। सपोज नेक्स्ट क्या कर रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। चलिए, बिजनेस ने कैश में फर्नीचर परचेज किया। एक सिंपल सी बात है, अपने दिमाग में लेके चलिए। आपकी शॉप है, आपने फर्नीचर खरीदा, तो क्या आया और क्या गया। आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फर्नीचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन क्या चीज़ चली गई आपके पास से, आपने उसको कैश का पेमेंट किया तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। तो मेरे दो इफेक्ट क्या पड़े, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, कैश डिक्रीज हुआ, ठीक है। और फर्नीचर और कैश दोनों मेरी एसेट्स होती हैं। तो मैं अपनी एसेट में क्या करूँगी, फर्नीचर को क्या कर दूँगी, इंक्रीज कर दूँगी, लेकिन उतना ही मैं कैश क्या कर दूँगी, डिक्रीज कर दूँगी। उतना मेरा कैश चला गया, तो ये दो इफेक्ट होंगे उसके। चलिए एक और करके देखते हैं। थर्ड में ट्रांजैक्शन लेती हूँ कि परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ऑलवेज ये चीज़ रिमेंबर, बात ध्यान में रखना, जो गुड्स की बात होती है तो इसका मतलब स्टॉक की बात हो रही है। हमने क्या खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, जो कि हमारी एक एसेट होती है। चलिए इसके भी दो इफेक्ट क्या होंगे। हमने गुड्स परचेज की तो गुड्स तो हमारे पास आई, तो मतलब क्या आया और क्या गया, तो स्टॉक आया, स्टॉक इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया। कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये दो इफेक्ट हम पे पड़े। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक ट्रांजैक्शन और समझते हैं। सपोज यही परचेज किए हमने गुड्स, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। हमने क्रेडिट में खरीदी, किससे खरीदी, फ्रॉम
शाम। हमेशा ध्यान रखना, अगर वो आपको किसी भी पर्सन का नाम देता है और साथ में उसने कैश वर्ड नहीं लिख रखा, तो हमें अगर ये मुझे क्रेडिट भी नहीं लिखेगा ना, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने उधार पे ही ख़रीदा है, क्रेडिट पे ही ख़रीदा है। क्यों? क्योंकि उसने कैश वर्ड नहीं लिखा, ऊपर से उसने उस पर्सन का नाम भी दे रखा है। तो ये एक चीज़ होती है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। चलिए, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट फ्रॉम शाम। अच्छा, अब इसके क्या दो इफ़ेक्ट पड़ेंगे। पहला इफ़ेक्ट तो ये, क्योंकि हमने गुड्स परचेज़ किया तो स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये भी हमें पता चल गया, स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अब क्रेडिट पे ख़रीदिए तो कैश तो डिक्रीज़ होगा नहीं, कैश तो हमारे पास से गया नहीं। तो फिर क्योंकि हमने उसको ख़रीदा है उधार पे, तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो हमारा जो दूसरा इफ़ेक्ट क्या होगा कि क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। मतलब इतने हमारे पैसे जो हैं हमें क्रेडिटर को अब हमें देने पड़ेंगे, राइट। चले एक और क्वेश्चन करते हैं, एक बार ट्रांजैक्शन लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो मैं लूँगी दैट इज़ वेरी इजी। सपोज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने क्या किया, चीज़ें बेची। अब देखो सिंपल सी बात है, गुड्स का मतलब स्टॉक ही होता है। आपने गुड्स बेची तो आपके यहाँ से क्या चला गया, क्या चीज़ आई और क्या चीज़ गई, आपके यहाँ से स्टॉक चला गया, तो स्टॉक हो गया डिक्रीज। लेकिन आपका जो कैश है, क्योंकि आपने कैश में बेची, आपके पास से सामान गया, लेकिन आ क्या गया, आपके पास कैश आ गया, तो कैश हो गया इंक्रीज। तो ऐसे ही दो इफेक्ट पड़े मेरे जो बिजनेस पे, स्टॉक डिक्रीज हो गया और कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसी ट्रांजैक्शन को मैं क्रेडिट पे करती हूँ। सपोज यही जो गुड्स सेल की थी हमने, सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट, उधार पे बेची। किसको बेची, टू सोहन, सोहन को हमने उधार पर बेच दी। चलिए अब इसके क्या इफेक्ट होंगे। देखो गुड्स तो चली ही गई, तो स्टॉक तो आपका डिक्रीज हो गया, वो पर्सन आपसे गुड्स तो ले ही गया, तो स्टॉक तो डिक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको कोई कैश नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, फॉर क्रेडिट होगा यहाँ। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने उसको उधार पे बेचा, ठीक है। और जब भी आप सेल करते हैं, ध्यान रखेंगे, जिनको थोड़ा डेटर और क्रेडिटर में प्रॉब्लम होती है, अगर आप सेल करते हैं क्रेडिट में तो आपके डेटर इंक्रीज होते हैं। ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, क्रेडिट सेल में आपके डेटर इंक्रीज होते हैं, जबकि क्रेडिट परचेज में आपके क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए। तो यहाँ पर क्रेडिट में बेचा तो इसका मतलब कैश तो नहीं आया, तो पर लेकिन मेरे क्या इंक्रीज़ हो गए, डेटर्स इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि अभी ये लोग मुझे इतना ही पैसा देंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। ये कुछ ट्रांजैक्शन थी। चलिए अब एक और ट्रांजैक्शन करते हैं ऐसे ही। अब मैं जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ले रही हूँ दैट इज़, तो देखते हैं बुक में कुछ नया सा हो। अब ये चीज़ आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे, राइट। और ये चीज़ मैं आपको बताना भी चाहती हूँ, तो इसको लिख दीजिए नोट। तो पहला नोट मैं ये बोलूँगी कि किसी भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, किसी भी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब नोट करेंगे इस चीज़ को। जैसे रेंट, एक्सपेंसेस तो खर्चा होता है, रेंट दिया, कमीशन दिया, उसका कुछ एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। रेंट कमीशन हो गया, इंटरेस्ट दिया, वेजेस दी, सैलरीज दी, ये आपके खर्चे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, एक्सपेंसेस आपके कैपिटल को भी डिक्रीज करते हैं। और अगर सपोज आप रेवेन्यू या इनकम हो रही है आपको, जैसे हमें रेंट मिला, हमें कमीशन मिली, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे रेवेन्यू या इनकम है। जो चीज़ अगर हम रिसीव करते हैं तो ये हमारी क्या है, इनकम है। ये हमेशा हमारे कैपिटल को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये छोटे छोटे नोट्स हैं, अगर आप दिमाग में बिठा लें तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो आपको दिमाग में बिठाना है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसी को करते हैं। सपोज रेंट पेड, मैं नेक्स्ट जो आपकी ट्रांजैक्शन लेके चल रही हूँ 7th, ठीक है ना। ये तो नोट था, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। तो 7th रेंट पेड,
तो इसके दो इफ़ेक्ट क्या होंगे, देखो आपने किसी को रेंट पे किया है तो नेचुरली कैश में ही पे किया होगा, मैंने किसी को रेंट दिया, तो इससे मेरा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया अगर आप कोई भी एक्सपेंस करेंगे तो वो आपकी कैपिटल को भी डिक्रीज़ कर देता है। तो दूसरा इफ़ेक्ट मेरा क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट। और सपोज रेंट पेड होता या फिर मेरा कमीशन पेड होता, मैंने कमीशन पेमेंट की है तो उससे भी मेरे यही दो इफ़ेक्ट पड़ते, कैश भी कम होता और आपकी कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाती। ऐसे ही इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरी, जो भी चीज़ आप पे कर रहे हैं उन दोनों पे इफ़ेक्ट यही होगा, क्योंकि कैश भी पेमेंट हो रहा है तो कैश डिक्रीज़ होगा और कैपिटल भी डिक्रीज़ होगी। अब नेक्स्ट 8 लेके चलते हैं। अब मैं 8 भी लिखवा देती हूँ। सपोज रेंट रिसीव्ड है मेरा, जो रेंट रिसीव्ड है, अगर आप रेंट रिसीव करते हैं तो वही चीज़ मैंने आपको बताया, क्योंकि रेंट रिसीव हुआ है मुझे पैसे मिले होंगे, कैश मिला होगा, तो ये मेरे दो क्या इफ़ेक्ट डालेगा, कैश क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, मेरे पास पैसा आएगा, और साथ में मैंने आपको बताया था किसी भी तरह की इनकम होती है वो मेरे कैपिटल को भी इंक्रीज़ करती है, तो मेरी कैपिटल भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो कैश भी इंक्रीज़ हुआ और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई। आज हम 10 ट्रांजैक्शन करेंगे जो मैं आपको समझाऊंगी, और उसके बाद हम उसका फॉर्मेट बनाएंगे और एक क्वेश्चन करेंगे, राइट। ठीक है, तो 9th जो मैं आपकी ट्रांजैक्शन ले रही हूँ दैट इज़ सपोज हु इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ राम। राम था ना ओनर बिजनेस का। राम ने क्या किया, विड्रॉ किया, राम विड्रॉ सम अमाउंट 5,000 4,000 कोई भी अमाउंट है उसने विड्रॉज किया फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, उसने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया। और ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ, अगर पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकलता है, जो बिजनेसमैन निकालता है पैसा या कुछ भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो अब इसके क्या दो इफ़ेक्ट पड़ते हैं, देखो आपका एक और नोट में बना सकती हूँ, वैसे ये आपको पता ही है। अब देखो राम ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, कुछ कैश विड्रॉ ही किया होगा, अगर उसने कुछ नहीं बताया, तो नेचुरली इसका पहला इफेक्ट ये होगा कि कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जो ड्राइंग्स होता है वो हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, ये हमने पिछले फॉर्मूलाज में भी किया है, कैपिटल में से ड्राइंग्स क्या होता है, ऑलवेज माइनस होता है, तो ये कैपिटल को भी डिक्रीज़ करेगा, कैपिटल को भी डिक्रीज़ करेगा, कैश डिक्रीज़ होगा, कैपिटल डिक्रीज़ होगा। अब मेरा नेक्स्ट नोट जो आप लिखने वाले हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ड्राइंग्स आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, अगर सपोज यही राम था, ये विड्रॉ करता है, स्टॉक करता पर्सनल यूज़ के लिए, उसने स्टॉक कुछ था, हमारा फर्नीचर बनाते हैं, हमारे फर्नीचर बनाने की मशीन वो है, फैक्ट्री है, उसने क्या किया, कुछ फर्नीचर हमसे ले लिया, ठीक है, स्टॉक ले लिया कुछ, तो ऐसे में कैश तो गया नहीं और कैपिटल तो डिक्रीज़ होगी ही, ड्राइंग्स कैपिटल को हमेशा डिक्रीज़ करता, तो उसमें आपका स्टॉक डिक्रीज़ होता, क्योंकि वो आपका स्टॉक लेके गया, कैश थोड़ी लेके गया, तो यहाँ पे स्टॉक डिक्रीज़, और फिर कौन सा डिक्रीज़ होता है आपका, कैपिटल तो डिक्रीज़ हर हालात में होती ही है ड्राइंग्स में, राइट। नेक्स्ट 10th जो मैं कराने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। सपोज सोल्ड गुड्स, ये बिल्कुल ध्यान से समझना, कॉस्टिंग सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़ ऑन 15,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, फॉर कैश, यहाँ पे मैंने कैश लिखा है। अब एक चीज़ मैं आपको नोट कराने वाली हूँ, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 ऑन ₹15,000 फॉर कैश, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो उसने क्या किया, एक सिंपल सी दिमाग की बात है, कोई भी जब सेल करता है गुड्स को तो हमेशा फ़ायदा ही कमा के करता है ना, वो कोई ऐसे थोड़ी है कि जितने कॉस्ट पे है उतने का ही सेल कर देगा, तो इसने भी ऐसे ही किया। इसने क्या किया, 10,000 की गुड्स थी, उसने किस में 15,000 रुपये में सेल की। अब देखो दिमाग लगाएंगे हम इसमें,
तो अगर उसने जो गुड्स सेल की हैं वो कितने की है, 10,000 की है। ध्यान रखेंगे इसमें 3 इफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले तो मेरा स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा। स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा कितने का, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या थी, 10,000 रुपये से स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट, वो मैंने कितने की बेची, 15,000 की बेची, तो कैश भी तो मुझे 15,000 मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा कैश कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, 15,000 से। ठीक है, कैश इंक्रीज़ होगा 15,000 से। और अब देखो क्या होगा, एक और नोट लिखेंगे इसमें कि कोई भी प्रॉफिट, यहाँ पे लिखेंगे नोट, ये मेरा थर्ड इम्पोर्टेंट नोट है। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लिखवा दिया, थर्ड इम्पोर्टेंट है। एनी टाइप ऑफ प्रॉफिट और गेन, जिसको हम गेन भी बोलते हैं, इज ऑलवेज added to capital, but any type of loss is always subtracted from capital। आपका किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा वो हमेशा ऐड होगा कैपिटल से, और किसी भी तरह का लॉस हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने 10,000 की चीज़ थी जो मैंने 15,000 में बेची, तो ये मुझे कितना का प्रॉफिट दे रहा है, ये मुझे प्रॉफिट जो दे रहा है वो 5,000 का दे रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी थर्ड ट्रांजैक्शन क्या होगी, थर्ड जो इफ़ेक्ट क्या होगा, वो जो 5,000 रुपीज़ हैं वो मेरे किस में होंगे, कैपिटल में ऐड होंगे। अभी मैंने आपको कराया कि कोई भी टाइप का प्रॉफिट होगा वो हमेशा कैपिटल में ऐड होगा, और किसी भी तरह का लॉस होगा वो हमेशा कैपिटल में से लेस होगा। तो इसीलिए मैंने इस ट्रांजैक्शन के 3 इफ़ेक्ट्स किए। पहला, क्योंकि इतने स्टॉक मेरा चला गया 10,000 का, तो मैंने स्टॉक में से माइनस कर दिया। मैंने 15,000 का बेचा तो मेरे पास 15,000 का कैश आया, तो मैंने 15,000 का कैश इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन मुझे ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है तो हमें उस प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने उस प्रॉफिट को, जितना प्रॉफिट हुआ उसको मैंने क्या किया, कैपिटल में ऐड कर दिया। तो 3 टाइप ऑफ इफेक्ट्स ऐसी वाली ट्रांजैक्शन के हमारे पड़ते हैं। और इसी को ही थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी। ये मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन है जो मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद हम सम ले लेंगे। सोल्ड गुड्स, सेम यही ट्रांजैक्शन ले रही हूँ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 ऑन ₹15,000 फॉर क्रेडिट। ठीक है, फॉर क्रेडिट। आपने क्या किया, आपने ऑन क्रेडिट, तो आपने क्या किया, आपने उधार पर बेचा है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो एक सिंपल सी बात है, देखो स्टॉक डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे भी स्टॉक उतने का ही डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने वो चीज़ें बेच दी, तो आपके यहाँ से वो स्टॉक क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कितने का, 10,000 का। तो लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है, यहाँ पर मेरे पास कैश नहीं आ रहा। तो नेचुरली बात है, 2 ही चीज़ें होती है हमेशा सेल में, हमेशा ध्यान रखो, या तो कैश पे होएगी या फिर क्रेडिट पे होगी। अगर कैश पे होती है तो मेरे पास पैसा आ जाएगा, कैश इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर वो क्रेडिट पे होगी तो मेरे डेटर इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैंने अभी आपको कराया ना, सेल में हमेशा क्या होते हैं, डेटर इंक्रीज़ होते हैं। तो ये दिमाग में रखो। तो यहाँ पर मेरा कैश इंक्रीज़ नहीं होगा, यहाँ पर मेरे डेटर इंक्रीज़ हो जाएंगे। कितने अमाउंट के इंक्रीज़ होंगे, दैट इज़ ऑफ 15,000, क्योंकि मैंने 15,000 की गुड्स बेची है। और फिर थर्ड इफेक्ट मेरा वही सेम रहेगा कि जो मेरे को 5,000 का फ़ायदा हुआ है, दैट इज़ एडेड टू द कैपिटल, राइट। अब इसको एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेंगे इसका, राइट। चलिए अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फटाफट, और आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे और मुझे बताएंगे क्या क्या इफेक्ट हुआ मेरे साथ साथ। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब पहला, राम कमेंस बिजनेस विद कैश एज कैपिटल, तो उसके 2 इफेक्ट पड़े, दिमाग में रखेंगे, कैश इंक्रीज होगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आप बिजनेसमैन है, एज्यूम कीजिए आपके पास, आपने फर्नीचर खरीदा तो क्या चीज़ आया, फर्नीचर आया, लेकिन कैश चला गया। और ये परचेज गुड्स फॉर कैश, तो ऐसे में गुड्स आई, स्टॉक इंक्रीज हुआ, लेकिन कैश चला गया। और यही गुड्स आप क्रेडिट पे खरीदेंगे। मैंने आपको बताया है, परचेज जब क्रेडिट पे होता है तो क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, अपने दिमाग में बिठा दीजिए। ठीक है, कई बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहता है, डेटर इंक्रीज करें क्रेडिटर, तो क्रेडिट परचेज में क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं। ठीक है,
तो अब क्योंकि परचेज गुड्स फॉर परचेज किया है तो आपके पास गुड्स आई, स्टॉक आया और साथ में क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गए। कैश तो गया ही नहीं आपके, ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कुछ चीज़ें बेच दी तो चीज़ें गई, कैश आया। स्टॉक डिक्रीज, कैश इंक्रीज। सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट टू सोहन, सोल्ड आपने सोहन को बेची, ठीक है, गुड्स, तो स्टॉक तो चला गया, चीज़ें गई लेकिन कैश नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने तो क्रेडिट भी बेचा तो डेटर्स इंक्रीज हुए। तो क्रेडिट सेल में हमेशा डेटर इंक्रीज होते हैं, ये दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये आप अलग से कहीं पे लिखेंगे, जो भी मैं आपको नोट लिखवाती हूँ आप अलग से इसको लिखा कीजिए। इसमें मैंने आपको कहा कि किसी भी तरह का अगर एक्सपेंस होगा, किसी भी तरह का खर्चा होगा, वो हमेशा कैपिटल को डिक्रीज करता है, और किसी भी तरह की इनकम होगी तो वो हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करती है। तो यही मैंने आपको बताया, रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, ये सारे कैपिटल को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो कैश भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे ही अगर हम ऐसा कुछ रिसीव करते हैं, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो हमारी इनकम है, इनकम हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करेगी और कैश को भी इंक्रीज करेगी, हमें पैसा मिला है। राम विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, अगर कोई भी तरह की ड्राइंग्स होती हैं तो अगर ड्राइंग्स हो रही कैश में हो रही हैं तो नेचुरली कैश आपके बिजनेस से जा रहा है तो कैश तो डिक्रीज होगा। और ये एक मैंने आपको सेकंड नोट लिखवाया था, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को डिक्रीज करती है तो आपकी कैपिटल भी डिक्रीज होगी। उसके बाद मैंने आपको एक नोट लिखवाया कि किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा वो कैपिटल को इंक्रीज करेगा और किसी तरह का जो लॉस होगा वो कैपिटल को डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको हमेशा क्वेश्चन में मिलेगी ही, ठीक है ना। तो सोल्ड गुड्स आपके एग्जाम में आती ही है ये। तो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 ऑन 15,000, हमारे पास से 10,000 का सामान चला गया लेकिन हमारे पास 15,000 रुपये आ गए क्योंकि हमने 15,000 रुपये का उसको बेचा था, ठीक है। तो स्टॉक डिक्रीज 10,000, कैश इंक्रीज 15,000। इसके अलावा अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैपिटल पे अकॉर्डिंगली प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ तो मैंने कैपिटल में भी प्लस कर दिया। लेकिन अगली ट्रांजैक्शन मैंने थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ पर कैश में नहीं बेची मैंने चीज़ें, यहाँ पर मैंने उधार पे क्रेडिट पे बेची है तो नेचुरली मेरे से कैश इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर मेरे क्या होंगे, डेटर्स इंक्रीज होंगे। मैंने अभी आपको कराया क्रेडिट सेल हमेशा डेटर को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पर मेरी क्रेडिट सेल है जो कि क्या कर रही है, मेरे डेटर को इंक्रीज कर रही है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, एक छोटा सा नोट है, राइट, ठीक है। देखो जब भी मैं कोई चीज़ को सेल करूँगी, सिंपल सी बात है, या तो मैं कैश पे सेल करूँगी या मैं क्रेडिट पे सेल, और तो कोई सेकंड चीज़ तो हो नहीं सकती। कैश पे सेल करूँगी तो कैश बढ़ जाएगा और अगर आप क्रेडिट पे सेल करेंगे तो डेटर्स इंक्रीज होंगे। तो कोई भी अगर सेल की ट्रांजैक्शन होती है या तो कैश इंक्रीज होने वाला होता है या फिर आपके डेटर इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही हमेशा ध्यान रखो, जब मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ, आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं नॉर्मली या तो आप कैश दे के खरीदते हैं या फिर आप कहते हैं चलो उधार पे खरीद लेते हैं, क्रेडिट पे खरीद लेते हैं। तो नेचुरली इसके दो इफ़ेक्ट होते हैं, या तो आपके पास से कैश जाएगा अगर आप कैश पे खरीदेंगे, और अगर मान लो आप क्रेडिट पे खरीदते हैं तो आपके क्रेडिटर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, आपके जो उधार वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो नेचुरली तो किसी भी तरह की परचेज में या तो कैश डिक्रीज होने वाला है या क्रेडिटर इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है। और ऐसे ही किसी भी तरह की सेल में या तो कैश इंक्रीज होने वाला है या आपके डेटर्स इंक्रीज होने वाला है। ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो इस चीज़ में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक छोटा सा मैं लिख देती हूँ, इफ़ देयर इज़ अ क्रेडिटर सेल हो तो डेटर इंक्रीज होते हैं। जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो उलट पुलट कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर क्रेडिट परचेज होता है, क्रेडिट परचेज है तो हमेशा क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ मत भूलना कभी, राइट, ठीक है। और अब हम इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद कुछ और नोट्स भी लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से हम ये चैप्टर को धीरे धीरे करके क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माई चैनल। In last video we have learned some rules of accounting equations। जब मैंने आपको कुछ रूल्स पढ़ाए थे और कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, एंड आई होप कि आपने वो सब चीज़ें एक बार अच्छी तरह से पढ़ ली हैं। तो लेट्स स्टार्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन लेंगे, धीरे धीरे करके उसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सब ले लेंगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन करते जाएंगे, राइट। टुडे आई एम गोइंग टू टेक, सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाना सीखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनता है, राइट। चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन,
फर्स्ट आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर जल्दी है तो इसलिए मैं आपको हाथ से ही रफली मैंने लाइन खींची है, बट आप क्या करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। ऑलवेज यूज़ स्केल एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। जब भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हमेशा स्केल यूज़ करना चाहिए, राइट। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट जो आपका जो होगा यहाँ पे होगा सीरियल नंबर, जहाँ पे 1 2 3 4 लिखेंगे सीरियल नंबर। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर मैं रखूँगी अपने, दैट इज़ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एंड थर्ड जो मेरा होगा वही, दैट इज़ एसेट्स। ध्यान रखना है एसेट्स में आपको ज़्यादा जगह छोड़नी है। इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और आई प्रेफर, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप क्या करेंगे, जब भी अपने अकाउंट्स बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन हॉरिजॉन्टल रखिए अपने उसको, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं हॉरिजॉन्टल पेज पे बनाते हैं अपने, ठीक है ना। तो इस क्योंकि अभी तो मैं छोटे से क्वेश्चन कर रही हूँ तो यहाँ आ जाएगा, बाद में आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा तो बच्चे हॉरिजॉन्टल वे में उसको यूज़ करते हैं, क्वेश्चन जो करते हैं हॉरिजॉन्टल वे में करते हैं, राइट। चलिए, तो ये मेरे क्या होंगे, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये मेरा फॉर्मेट तैयार है। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 ही लिखना है तो मैं थोड़ा सा ही स्पेस लूँगी। ट्रांजैक्शंस में उसके बारे में डिटेल लिखेंगे हम, जो भी हमें ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना फिर भी हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ेगा, मैं बताऊँगी क्यों। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है और मैंने ये थोड़ा सा स्पेस के बाद एक लाइन लगा ली है, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। I am taking first question, that is very easy question in from T.S. Grewal, that is question number 2. Question number 2 says Gopinath started business with cash that is 25,000 rupees. ये कल मैंने आपको कराया था कि जब भी कोई अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है और कैश से स्टार्ट किया तो कौन से दो इफेक्ट होते हैं, कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उसको कैसे करेंगे। कैश किस तरह से स्टार्ट किया, 25,000 से, राइट। अब देखिए दैट इज़ माय सीरियल नंबर 1, दैट इज़ गोपीनाथ। आप पूरा लिखिए, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैं यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ पूरा, क्योंकि इससे आप अगर बुक नहीं है तो आप इसलिए इसको समझ भी पाएंगे। और कितने से स्टार्ट किया उसने, 25,000 से। ध्यान रखना मैं कैसे कर रही हूँ, राइट। कैश, अब मैं एसेट्स में भी कॉलम बनाऊंगी, ठीक है। तो ये है कैश, 25,000 है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 25,000। मैंने आपको क्या कहा था, कैश इंक्रीज होता है और साथ में आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है। और कैपिटल मेरी किस साइड है, यहाँ पर है। इक्वल टू के नीचे आप इक्वल टू लाएंगे और कैपिटल इंक्रीज करेंगे, दैट इज 25,000। देयर इज़ नो नीड ऑफ फियर, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन हैं। जब बार बार आप इसी चीज़ों को रिपीट करते रहेंगे तो बिल्कुल आपके टिप्स पे क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। चलिए अब सेकंड ट्रांजैक्शन करते हैं। व्हाट द सेकंड ट्रांजैक्शन सेज, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। आप हमेशा ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसने मुझे कैश नहीं कह रखा तो मैंने गुड्स को कैश में परचेज नहीं किया है, उसको उधार में परचेज किया है। और कैसे मुझे पता चला, पहली बात तो कैश नहीं दे रखा और दूसरी बात उसने उसका नाम दे रखा है। जब भी किसी पर्सन का नाम आ जाए तो इसका मतलब आपने जो भी गुड्स परचेज किए हैं वो उधार पर परचेज किए हैं। तो आपने 10,000 की गुड्स उधार पर परचेज की। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेरी सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, कितने की परचेज की, 10,000 की, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जब हम गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक हमारी क्या होती है, एसेट होती है, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी प्लस स्टॉक, स्टॉक एसेट होती है, ठीक है। तो अब मेरे स्टॉक बढ़ता है, इससे दो इफेक्ट होते हैं। एक तो मेरा स्टॉक बढ़ता है क्योंकि मैंने गुड्स खरीदी हैं, तो जो मैंने गुड्स खरीदी हैं वो तो मैंने उधार पे खरीदी हैं। कल मैंने आपको चीज़ समझाया था, जब भी आप परचेज उधार पे करते हैं, क्रेडिट पे करते हैं, तो आपके क्या बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने इसके आगे स्टॉक लिख दिया, उसके बाद इसी के ही सिंक्रोनाइजेशन में यहाँ पर लिख दूंगी प्लस 10,000, क्योंकि ये तो मेरी इस इक्वेशन का है ना, प्लस 10,000। और इसी के साथ साथ अभी मैंने आपको बताया हमारे क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्रेडिटर लिख दूंगी और क्रेडिटर की बिल्कुल इसके नीचे लिख दूंगी 10,000, राइट। और यहाँ पर मेरा कैश ना आया ना गया।
आप चाहें तो इसकी जगह ज़ीरो भी लगा सकते हैं, जैसे कई बार ज़ीरो भी लगा होता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अब मेरी न्यू इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब न्यू इक्वेशन कैसे होगी, यहीं पे कर देते हैं इसको स्टार्ट, और मैं यहाँ पे लिखूँगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, देखो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनी, 25,000 का मेरे पास कैश है प्लस 10,000 का मेरे पास स्टॉक है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 10,000 के मेरे पास क्रेडिटर्स हैं, प्लस के नीचे प्लस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। कैपिटल में ना कुछ इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, तो मैंने इस पर डैश लगा दिया, प्लस 25,000 के मेरे कैपिटल है। मुझसे आज कोई पूछेगा बताइए आपके पास क्या क्या है, मैं कहूँगी मेरे पास 25,000 का कैश है, 10,000 के स्टॉक है, क्रेडिटर इतने के हैं और कैपिटल इतने के हैं। हमेशा ध्यान रखिए हर एक न्यू इक्वेशन पे चेक कीजिए, क्योंकि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल, 25 10 35 25 10 35 इक्वल है, राइट। ये हमेशा आपको इक्वल मिलेंगे हर न्यू इक्वेशन पे। चलिए अब मैं थर्ड स्टार्ट करती हूँ। थर्ड में वो कहता है सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1800 1500 रुपीज़ में उसने बेच दी। अब देखो एक सिंपल सी बात है, 1800 की चीज़ वो 1500 में बेच रहा है, तो ऐसे में उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको लिख देती हूँ सोल्ड गुड्स टू सोहन, तो मैंने इसी के नीचे लिखा सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब देखो उसने क्या किया, 1800 की चीज़ उसने 1500 में बेच दी। सबसे पहले मैंने आपको कहा था इसके 3 इफेक्ट होते हैं, जब मैंने कल आपको कराया था लास्ट वीडियो में। तो उसमें क्या था, 1800 के तो हमारे पास से स्टॉक चला गया, ठीक है। ये मेरे पास स्टॉक था, इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ 1800 रुपीज़, क्योंकि 1800 रुपीज़ का मेरे पास से स्टॉक चला गया है। कैश पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और उसके बाद जो सोहन को हमने बेचा है, तो नेचुरली हमने उसको किस पे बेचा होगा, उधार पे ही बेचा है, नहीं तो कैश लिखा होता। और मैंने आपको बताया था जब हम उधार पर बेचते हैं तो हमारे क्या इंक्रीज़ होते हैं, डेटर इंक्रीज़ होते हैं। अब मेरे डेटर कितने की, डेटर तो मेरी एसेट है, तो मैंने इसके अंदर एसेट के अंदर लिख दिया डेटर्स। लेकिन डेटर कितने, हमने उस चीज़ को कितने की बेचा था, 1500 की, राइट। तो ये माइनस 1800, ठीक है। अब 1500 के मेरे डेटर इंक्रीज हो गए, लेकिन इस पूरी ट्रांजैक्शन में मुझे लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 300 का लॉस हुआ। और ये चीज़ मैंने आपको कल कराई थी कि कोई भी चीज़ के प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल में एडजस्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे को 300 रुपये का लॉस हुआ है, इसलिए 300 रुपये मेरे पे कैपिटल में से क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और क्रेडिटर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो मैंने डैश कर दिया। तो हर एक बार आपका न्यू इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा न्यू इक्वेशन। अब मेरी न्यू इक्वेशन क्या होगी, कैश पे तो एज इट इज़ रहा 25,000, लेकिन मेरा जो ये था कम हो गया स्टॉक, क्योंकि 1800 का चला गया। तो 002,918, अब मेरे पास 8200 रुपीज़ का स्टॉक है, प्लस 1500 रुपीज़ के डेटर्स हैं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू 10,000 ही है मेरे क्रेडिटर्स, प्लस अब मेरे जो कैपिटल है उसमें से 300 माइनस हो जाएंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 24,700, राइट। समझ आ गई यहाँ तक। अब देखेंगे नेक्स्ट वो क्या कहता है, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। गोपीनाथ ने बिजनेस में से पैसे विड्रू कर लिए, कितने, 5,000 कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में लेती हूँ, ही विड्रू फ्रॉम बिजनेस। आपकी ट्रांजेक्शन को कोई चेक नहीं करने वाला, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी प्रॉब्लम। सो अब उसने कितना किया, उसने जो पैसे निकाले हैं बिजनेस में से 5,000, और ये कल मैंने आपको करवाया था, जिसने अच्छी तरह से किया होगा जो लास्ट वीडियो को, उसको सब आता है ये चीज़। तो उसमें क्या करते थे, कैपिटल में से हमेशा क्या होगा, ड्राइंग्स माइनस होता है। और क्योंकि उसने पैसे निकाले हैं तो 5,000 हमारा कैश पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ -5,000, क्योंकि ये कैश चला गया मेरा। क्या मेरे स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। क्या मेरे डेटर्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। इक्वल टू लाइबिलिटीज़ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन ड्राइंग में से क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, कितना, 5,000 रुपीज़, ये मेरा लेस हो जाएगा, राइट। अब मेरी क्या न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन 20,000 रुपीज़ रह गया मेरा कैश, 8200 मेरे स्टॉक, 1500 मेरे डेटर्स, 10,000 मेरे
क्रेडिटर्स 24 तो 9 700 9 एंड 1 तो 19,700 क्या हो गए मेरे कैपिटल हो गया। एंड इसके बाद ये इक्वेशन ख़त्म है तो मेरा ये सम भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने इस सम को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो दैट वाज माय क्वेश्चन नंबर 2 राइट। अब एक और क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें लगे नहीं कि आपने कुछ सीखा है इसमें। इस नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लूँगी दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 आई हैव चूजन फॉर यू। इससे आपको लगेगा ये ऐसा आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है राइट। आप भी क्या करेंगे, अपनी नोटबुक लीजिए और मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए। अगर आप इस सम को कर लेते हैं अपने आप ही तो इसका मतलब आप धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं राइट। चलिए, आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 8 राइट। ऐसे ही सेम हम क्या बनाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन का बनाएंगे राइट। यहाँ पर मैं छोटा यहाँ पर लिख देती हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके में भी 9 ही होगा आई थिंक, टीएस के बारे में राइट। सेम मैं वही परफॉर्मा बना रही हूँ, आप भी फटाफट वो परफॉर्मा बनाइए, मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मैंने रफली कीजिए, आप क्या करेंगे, इसको स्केल यूज़ करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए राइट। इट इज सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, उसके बाद हम क्या लिखते थे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे इसमें, और ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैंने एक और लाइन यहाँ पर लगा दी। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट तैयार है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय क्वेश्चन सेज मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़। ठीक है, चलिए आप भी स्टार्ट कीजिए। माय फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज commenced business with cash that is of 50,000 रुपीज़। तो मैंने आपको बताया था पहली ट्रांजैक्शन सबको याद हो जानी चाहिए इस टाइम तक। 50,000 कैश इंक्रीज़ होता है और हमारी कैपिटल भी 50,000 इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये बार बार रिपीट होगी तो चीज़ें आपको बार बार लर्न हो जाएंगी राइट। नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन इज, माई सेकेंड ट्रांजेक्शन सेज परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। तो ये सेकेंड ट्रांजेक्शन में इसी के नीचे लिख रही हूँ, दैट इज परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 की उसने परचेज किया है कैश के गुड्स। तो क्या होगी, स्टॉक आएगा, गुड्स है ना, आपने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स स्टॉक ही होता है, स्टॉक आएगा लेकिन क्या चीज़ चल जाएगी, कैश चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, प्लस स्टॉक, जैसे हमने पिछली बार किया था। स्टॉक कितने का था, 30,000 का था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस 30,000, लेकिन उतना ही मेरे पास से क्या चला गया, पैसे चले गए, क्योंकि आप पेमेंट भी तो करेंगे उसको। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा न्यू इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो 2 ट्रांजैक्शन के बाद आपका न्यू इक्वेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसी के बाद हम प्लस माइनस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 20,000 कैश है, 30,000 का स्टॉक है, लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे प्लस का तो मैं निशान लगाऊंगी, 50,000 की कैपिटल है। नाउ कम टू माय थर्ड इक्वेशन। माय थर्ड इक्वेशन सेज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब ये आपको पता ही है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 राइट। ये भी हम कर चुके हैं, जिन्होंने कल पिछली वीडियो अच्छी तरह से की उनको सब आता है ये चीज़। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे उधार पर खरीदी है, कितने की खरीदी है, 20,000 की। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी क्रेडिट परचेज होगा तो क्या बढ़ेंगे, आपके क्रेडिटर्स बढ़ते हैं 20,000। ठीक है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन गुड्स आपने 20,000 की खरीदी तो आपके पास स्टॉक आ गया, लेकिन आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए हैं। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, तो मैं यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स लिख देती हूँ। क्रेडिटर्स इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे 20,000 के क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए इसी ट्रांजैक्शन के आगे। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और ये मेरी न्यू इक्वेशन आ गई। न्यू इक्वेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में NE भी लिख सकती हूँ, न्यू इक्वेशन। तो मेरा कैश 20,000 जब मैंने इसको किया प्लस 50,000, 20,000 प्लस 50,000 राइट। ऐसे ही मैं फोर्थ में आपको बता देती हूँ जो लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल रहा है बुक में क्या था। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग क्या है, 10,000, एंड सोल्ड कितने की बेची,
12,000 की। फिर से वही याद आ गया आपको, हम कर चुके हैं पहले, 3 तरह के इफ़ेक्ट होंगे। अच्छा, अब सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, ध्यान रखना उसने 10,000 की गुड्स थी, वो कितने में बेची हैं? 12,000 में बेची हैं, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कैश में है या वो है, या फिर क्योंकि देखो मेरे को पता चलेगा ये कैश में है, कैसे? क्योंकि किसी का नाम नहीं देखा। अगर किसी का नाम दे रखा होता ना, फ्रॉम मोहन, फ्रॉम श्याम, फ्रॉम राम, तो मुझे पता चलता है ये क्रेडिट में है। तो अगर किसी का नाम नहीं दे रखा तो नेचुरली ये कैश में ही किया है। अब देखो इसके 3 क्या इफेक्ट पड़ेंगे। 10,000 की चीज़ आपने 12,000 में बेची, पहले तो 10,000 की चीज़ चली गई आपकी, तो मैं स्टॉक में से 10,000 क्या कर देती हूँ? माइनस कर देती हूँ। और आपने 12,000 की बेची है तो आपके पास कितना कैश आ गया? 12,000 कैश आ गया आपके पास, राइट। और मैंने आपको कहा था किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस कैपिटल में एडजस्ट होता है। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो गया? 2,000। तो ये मेरे कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, प्लस 2,000। सेम ऐसी ट्रांजेक्शन हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहीं से मैं अपना न्यू इक्वेशन काउंट कर लूँगी। तो माई न्यू इक्वेशन विल बी दैट इज़ 12,000, तो दैट इज़ 32,000, और 50 में से 10 जाएंगे, दैट इज़ 40,000, 20,000 एंड 52,000। चलिए, फिर भी हमें कब क्या करेंगे? न्यू इक्वेशन करेंगे तो कभी ना कभी हम क्या करते रहेंगे? टाइम टू टाइम देखते रहेंगे क्या हम सही क्वेश्चन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? मैं दोनों को देखूंगी कि इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे। 32 + 40 दैट इज़ 72,000, 52 + 40 दैट इज़ 72,000। मतलब यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ठीक किया है। देन कम टू क्वेश्चन 5 बोलता है बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। मैं यहाँ लिख देती हूँ बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। कितने का ख़रीदा है उसने? 2,000 का, ठीक है। आपने फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर आया, लेकिन क्रेडिटर क्या हो गए? बढ़ गए। कोई भी चीज़ आप परचेज करें क्रेडिटर पे तो क्रेडिटर बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है, क्योंकि कैश तो आपने दिया नहीं। तो अब क्या होगा? बोट फर्नीचर फ्रॉम क्रेडिट, तो आपके फर्नीचर इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्नीचर का एक और कॉलम बनाऊँगी, क्योंकि फर्नीचर क्या है? मेरे एसेट हैं। लो है, फर्नीचर मेरी क्या है? एक एसेट है। तो फर्नीचर मेरा इंक्रीज हो गया, दैट इज़ ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट दैट इज़ 2,000। तो यहाँ पे मैंने 2,000 इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन मेरे पास से पैसे तो गए नहीं, लेकिन मेरे क्रेडिटर इंक्रीज़ हो गए। कितने के? 2,000 से इंक्रीज़ हो गए हैं, प्लस 2,000। मेरे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो मेरी न्यू इक्वेशन इज़ गोइंग टू बी 32,000 + 40,000 + 2,000 equal to 22,000 + 52,000, right. My next is paid cash to creditor 15,000। अब नेक्स्ट देखेंगे ध्यान से, पेड कैश टू क्रेडिटर। आपने पैसा दे दिया क्रेडिटर को 15,000 से, तो मेरे क्या 2 इफेक्ट पड़े होंगे? पहली बात तो 15,000 से आपका कैश चला गया, क्योंकि आपने 15,000 रुपये दे दिए उसको, और ऊपर से क्रेडिटर भी हमारे तो उतने से कम हो गए ना, क्योंकि आपने 15,000 के अपने क्रेडिटर को भी क्या कर लिया? कम कर लिया। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अब क्योंकि 15,000 का कैश चला गया है, जो मेरे पास कैश रह गया है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 1 1 17,000, सॉरी 27,000, 27,000 + 40,000 + 2,000 इक्वल टू, और क्रेडिटर डिक्रीज हुए हैं ना मेरे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 7, और यहाँ पे 7,000, और यहाँ पे मेरी कैपिटल 15,000। नाउ माय लास्ट ट्रांजैक्शन इज सैलरी पेड। ये कल मैंने आपको कराया था, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस पे करेंगे तो कैपिटल में से डिक्रीज होता है और कैश में से भी। तो माई 7th क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देती हूँ, क्योंकि लास्ट ट्रांजैक्शन है, वहाँ लेके जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सैलरी पे 1,000, तो मेरे यहाँ से कैश चला गया, राइट, कैश चला गया। और मैंने कहा था किसी भी तरह का एक्सपेंसेस होगा वो कैपिटल में से भी क्या होगा? माइनस होगा। तो मैंने यहाँ पे 1,000 यहाँ पे माइनस कर दिया। तो अब देखो मेरा कितना बचेगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं कहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको? एक न्यू पेज पे लिख के दिखाती हूँ, ताकि आपको इसके ट्रांजेक्शन्स पता चल जाएंगे। यहीं से चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो 27,000 में से 1,000 चले जाएंगे, तो मेरे पास कैश कितना रह जाएगा? कैश हो जाएगा मेरे पास दैट इज़ 26,000, तो आपका ट्रांजैक्शन निकलेगा, प्लस आपके पास 40,000 का स्टॉक होगा, यहाँ पे 40,000 ही रह जाएगा न्यू इक्वेशन में, प्लस आपके पास कितने का फर्नीचर होगा? 2,000 का होगा,
न्यू इक्वेशन में इक्वल टू ये 7000 का 7000 ही रहेगा आपका क्रेडिटर, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 52,000 में से 1000 डिक्रीज़ हो जाएंगे तो आपका 51,000 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो मैंने किया ये आपका न्यू इक्वेशन लिख दिया मैंने, प्लस कैपिटल आप इसको टैली कर सकते हैं, तो ये मेरा 51,000 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज़ 66, 67, 68, ठीक है। 40, 50, 56, 67, राइट। तो हम यहाँ पे मैं चेक करूँगी तो यहाँ पर मेरा टोटल 10,000 से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं करे। देखते हैं पीछे हमारी क्या गलती हुई है, ठीक है। तो मुझे लगता है यहीं पे कुछ गलती हुई है, तो यहाँ पर मेरा आना चाहिए था 17,000, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 27,000 लिख रहा था, यहाँ पे सही कर लेंगे आप, क्योंकि 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 17,000 माइनस 1,000 दैट इज़ 16,000, तो यहाँ पे मेरा 16,000। अब दोनों का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, एंड दैट इज़ माई न्यू इक्वेशन। तो ये मेरी न्यू इक्वेशन हो जाएगी, और यहीं पर मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा।